कोरोना की लहर अगले 2 से 3 हफ्तों में आ सकती है, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। आखिर क्या वजह है, क्यों कोरोना की लहर जो अक्टूबर में बताई जा रही थी वो अगले 2 से 3 हफ्तों में आ रही है? इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एलएनजेपी के प्रोफेसर डॉक्टर नरेश गुप्ता जी हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद तरुण जी। सर, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं एम्स के डायरेक्टर, और कई एक्सपर्टों का मानना है कि अगले 2 से 3 हफ्तों में कोरोना की लहर, तीसरी लहर आ सकती है। क्या वजह है सर? देखिए, ऐसा है कि ये मैंने भी पढ़ा है और देखा है कि बहुत सीरियस लेवल पे प्रिडिक्शन हो रही है कि अगली एक वेव आएगी, तीसरी लहर आएगी और उसमें बहुत भयंकर रूप भी ले सकती है। ये जो कोविड वायरस है, इसकी जो दूसरी लहर आई थी या तीसरी लहर आएगी, इसको समझने के लिए एक बात बहुत जरूरी है कि कभी भी जब लहर आती है उसमें तीन मुख्य रूप से प्लेयर होते हैं। एक वायरस होता है, एक इंसान होता है जो इंसान का बिहेवियर है, जीवन शैली है, और तीसरा वातावरण होता है। तो हमारा जो वायरस है वो म्यूटेट करता है, जिसमें वेरिएंट्स बनते हैं, तो वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, ज्यादा ग्रस्त करता है, ज्यादा बीमारी करता है और तहलका मचा सकता है। दूसरा ये कि जब हमारा बिहेवियर बदल जाता है, हम जो है मास्क लगाना बंद करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बंद करते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, तो वो दिक्कत आती है। और तीसरा वातावरण का, पिछली बार भी जो लहर आई थी उसमें हमारा थोड़ी छूट जरूर रह गई होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग हम नहीं कर पा रहे थे, मास्किंग भी देखा कितने फाइन हो रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ वायरस में भी एक म्यूटेशन आ गया था कंसर्न का। और ऐसे ही तीसरी लहर में अकेले में अपने आप में शायद बहुत ज्यादा नहीं होगा, अगर हम लोग अपनी जीवन शैली और बिहेवियर को अपना कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो वो रिस्क बढ़ जाएगा। खास तौर से रिस्क बढ़ेगा अगर वायरस भी म्यूटेट हो जाएगा या उसका नया वेरिएंट आ जाएगा। अब उसका नया वेरिएंट या म्यूटेशन कब आएगा कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि ये तो हर 2 हफ्ते में बदलता रहता है रूप। जब मोटे तौर से उसका बदलाव आ जाता है तो दिक्कत करता है। कुदरती तौर पे इसका नियम है कि इसको चोगा अपना बदलना है। अब वो नया चोगा कब ज्यादा डैमेजिंग होगा वो इंसान को देखना है, और उससे बचाव के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको हम सोशल वैक्सीन कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। मेडिकल वैक्सीन भी चाहिए और सोशल वैक्सीन। तो ये जो नया वेव की लहर की बात है, ये लहर आप एक चीज और मान के चलिए कि जो कोविड जो होता है कोरोना वायरस से होता है, पिछले 20 साल में हमें 3 बार पहले भी लहर दे चुका है, ये कई बार। पिछले 60 साल में ये हर बार आता है, बट वो हल्के रूप में आता है। अब उसमें से कौन सी लहर सबसे बड़ी होगी, जैसे पिछले साल हो गई या दूसरी लहर हो गई, वो कोई नहीं बता सकेगा। हमको बचाव करना है, हमको तत्पर रहना है, तैयार रहना है, और उसके लिए सेंटिनल सर्विलेंस होती है जो कि हमारे सरकार ने देश में बड़े एक्टिव लेवल पे करी है। और जैसे ही ऐसा कुछ नजर आएगा कि इस कोविड वायरस का रूप कुछ ज्यादा भयंकर हो रहा है, उस समय हमें इसको घेरना होगा। उस समय तक, जब तक लहर नहीं आती है, जिसके बारे में कहना बड़ा कठिन होता है, उस समय तक हमें बचाव रखना पड़ेगा और सबसे ज्यादा हमें अपना वैक्सीन पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। वैक्सीन लेनी है, क्योंकि वैक्सीन लेने से, मैं वैक्सीन लेता हूं, मुझे फायदा आता है, लेकिन ये शायद लोग नहीं रियलाइज करते हैं कि कोविड की वैक्सीन में एक और ज्यादा शक्ति है। अगर मैं वैक्सीन लेता हूं तो मेरे को फायदा आने के साथ साथ मेरी जो क्षमता कोविड दूसरे को फैलाने की है वो 50% कम हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि अगर आप वैक्सीन लेंगे तो फैलने की क्षमता कम होगी, सोशल वैक्सीन लेंगे और कम होगी, फिर तीसरा वेव आए, चौथा वेव आए, छठा वेव आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर, जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, लाखों की संख्या में लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, उसके बावजूद लहर आ सकती है। देखिए, उसके बावजूद भी ये वेव आ सकती है, ये लहर आ सकती है। और ये जो लहर आती है, अगर वो जो म्यूटेशन होते हैं वो अगर ऐसे हों जो कि वैक्सीन को भी पार कर जाएं, वैक्सीन उसके ऊपर कारगर ना रहे, तो वेव आ सकती है। उसका कहने का तात्पर्य ये है
कि वो कोविड नहीं, कोविड का एक ऐसा रूप बदल के आया है जो कि कोविड से थोड़ा भिन्न हो गया है। फिर भी उसके बावजूद भी ये देखा गया है कि अगर जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनको अगर इन्फेक्शन आती है तो वो उतनी सीवियर नहीं होती है कि आईसीयू में जाएं या बहुत दिक्कत पड़े। उनकी जो वैक्सीन लगने से लड़ने की जो प्रक्रिया, एक जनरल जो क्षमता हो जाती है वो बढ़ जाती है सारे कोविड के अगेंस्ट, और पर्टिकुलर वैक्सीन पर्टिकुलर टाइप की बनती है और उसके लिए बनती है और उसके लिए क्षमता रखती है। अगर ऐसे नए नए वेरिएंट आते हैं तो ये कुदरती है कि जो मेडिकल साइंस है वो नए वेरिएंट्स को, जो नए वेरिएंट आते हैं, जो म्यूटेशन आते हैं, नए वेरिएंट्स को वैक्सीन में इनकॉर्पोरेट करके नई वैक्सीन बनाते हैं। अब प्रणाली इतनी तेज हो गई है कि जब वो वेरिएंट आते हैं तभी हम उनको नई वैक्सीन में ढाल के नई वैक्सीन भी दे सकते हैं। तो वैक्सीन बड़ी कारगर चीज है। अब उसमें किस समय पे कौन सा लोग वो वैक्सीन को नया बनाएंगे, अब जैसे डेल्टा वेरिएंट है, अब कोई कारण नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो हमारी वैक्सीन में कुछ समय में इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी इन्फ्लुएंजा में होता रहा है, ऐसी कुछ दूसरी वैक्सीन होती है जो ऐसी बनाई जाती है। तो ये जो वैक्सीन आती है ये कारगर है। अगर ये 100% कारगर नहीं भी है तो भी बचाव करती है, सीरियस बीमारी से बचाव करती है। और ये वैक्सीन भी इतनी क्षमता रखती है मेडिकल साइंस में कि ये भी अपना रूप उसके अनुपात में चेंज कर लें, जैसा कि कोविड अपना रूप बदलता रहता है। सर, लेकिन वैक्सीन को लेके अभी भी लोगों के मन में तरह तरह की शंकाएं हैं कि वैक्सीन लें उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। हालांकि पहले से काफी सुधार आया और लोग वैक्सीन लगवा भी रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप जिनके मन में भ्रांतियां हैं इस तरह की? देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि सोशल मीडिया पे शुरू में जब वैक्सीन आई थी, उससे पहले आई थी, कुछ एक ऐसी लहर एक तरह से आ गई थी कि वैक्सीन लगानी है, नहीं लगानी है, साइड इफेक्ट है, नहीं है। इंसान को ये भी जानना चाहिए कि जब हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स आई थी, इन्फेक्शन होती थी, पेनिसिलिन आई थी, पेनिसिलिन की भी एलर्जी होती थी, पेनिसिलिन के भी रिएक्शन होते थे। जितनी एंटीबायोटिक भारत में खाई जाती हैं उतनी दुनिया के किसी देश में नहीं खाई जाती हैं। सारी एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कोई भी चीज आप जो लेते हैं उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कोई भी आप कुदरती चीज ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये जो हम हवा को ब्रीथ करते हैं, जब पोल्यूशन हो जाती है हवा, उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और खाने पीने में तो दूध के इफेक्ट्स आ सकते हैं, अंडे के आ सकते हैं, मछली के आ सकते हैं, किसी के भी आ सकते हैं। तो वैक्सीन कोई भी हो उसके हल्के फुल्के साइड इफेक्ट आते हैं, और उसका कारण ये है कि जब वैक्सीन शरीर में लगाई जाती है तो शरीर को वो एक क्षमता बनाने की प्रक्रिया क्रिएट करती है, और उस प्रक्रिया के दौरान थोड़ा लाल हो जाना, दर्द हो जाना, बुखार हो जाना, ऐसी चीजें आ सकती हैं। रेयरली बड़ी चीज भी आ सकती है, लेकिन वो इतनी सब वैक्सीन में हो सकता है। और इस वैक्सीन में जो क्षमता है, इसकी कारगर क्षमता है बचाने की, वो इतनी अधिक है। पिछला साल था जब वैक्सीन बन रही थी तो WHO ने कहा था कि अगर 50% भी इसकी प्रोटेक्शन होगी तो ये वैक्सीन बड़ी अच्छी मानी जाएगी। अब 50 का हम 60, 70, 80, 90 और 95 की बात करते हैं। ऐसी कारगर वैक्सीन को छोड़ के कि क्योंकि मुझे दर्द हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ये भी एक बड़ी भ्रांति है। दूसरा, आप ये मान के चलिए, हमारे देश में कोई करीब मेरा ख्याल है कि 3 करोड़ के करीब मरीज ग्रस्त हुए हैं। उनमें मौतें भी हुई हैं जो कि 3-4 लाख से ज्यादा ही हैं, 4.5 लाख के बीच में। अगर उन मौतों को आप बचा सकते हैं वैक्सीन से, तो ये नहीं देखना चाहिए कि एक रिस्क आ सकता है तो उसको कैसे करें। जितने लोगों को वैक्सीन लगी है, जितने उनके जानकार हैं, मित्रगण हैं, रिश्तेदार हैं, आप किसी को पूछ लीजिए, कोई ये नहीं बताएगा कि मेरे को बड़ा सीरियस साइड इफेक्ट हुआ। वो यही हल्के फुल्के साइड इफेक्ट बताते हैं, और इसका बड़ी प्रभावी वैक्सीन है, तो कोई कारण नहीं है कि ये ना ली जाए। और जैसा मैंने एक बार पहले भी जिक्र करा, ये वैक्सीन ऐसी है कि इसमें आपको भी बचाव देती है और ये दूसरे को भी बचाव देती है, क्योंकि आपकी जो क्षमता है दूसरे को ये वायरस देने की, उसको भी वो कम कर देती है। तो वैक्सीन आपको जरूर लगानी चाहिए, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ जो सोशल वैक्सीन है, जो कि तीसरी लहर में भी हम कहते हैं कि उसको बचाना है, उसमें चाहे तीसरी लहर आ रही है,
अभी आ रही है या देर से आ रही है या नहीं आ रही है, उसको अगर आप छोड़ भी दें एक मर्तबा, तो आप ये मान के चलिए कि जो हम मास्क लगाते हैं उससे हमारे दूसरी इन्फेक्शन से भी बचाव होता है। कोविड से भी होता है और दूसरों से भी होता है, इन्फ्लुएंजा से भी होता है, टीबी से भी होता है। आपको शायद जान के ये आश्चर्य होगा कि जो हमारी छाती की इन्फेक्शंस हैं, जो कि वायरस बैक्टीरिया से आती हैं, उनसे हर रोज 2,500 से ज्यादा लोग मरते हैं हर रोज। अगर आप ये मास्क लगाएंगे, उनसे बहुत अच्छे रूप में आपका बचाव होगा। पिछले 1-1.5 साल से जो मास्क लगा रहे हैं, किसी के घर में वो जो मौसम बदलने पे खांसी जुकाम आते थे, वो नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मौसम नहीं बदल रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, लेकिन ये जो मास्क है ये हमें बड़ा प्रभावी रूप से बचाव कर रहा है। तो आप मेडिकल वैक्सीन लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कारगर है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और दूसरे का ही बचाव करती है। और सोशल वैक्सीन का भी पालन करें, क्योंकि ये आपको कोविड के अलावा दर्जनों दूसरी बीमारियों से भी राहत दिलाती है। ये बड़ी अच्छी चीज है जिसको कि आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जो कोरोना की वैक्सीन है, इसका असर कितने समय तक रहता है? एक जानकारी के लिए, कि पूरी जिंदगी इसका असर रहता है या कुछ समय तक रहता है? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी। मैं आपको एक बड़ा अच्छा वो बताता हूं कि साइंस ने, विज्ञान ने कितनी प्रगति करी है। जब पिछले साल कोविड वायरस आया था, चाइना से आया था, तो चाइना ने इसकी सीक्वेंस जो है इंटरनेट पे डाल दी थी कि ये इसकी सीक्वेंस है, पूरी की पूरी डिटेल में, 10 जनवरी को। 2 दिन बाद उसकी वैक्सीन का रूप तैयार हो गया था। 25 दिन में वैक्सीन तैयार हो गई थी। उसके बाद टाइम लगा उसकी रिसर्च करने में कि वो कितना प्रभावी है, कितना चलता है। तो इसी तरह ये देखने के लिए कि वो कितना दूर तक आपको इसका फायदा देगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा। लैब में तो प्रभावी है, लेकिन हमको देखना इंसान में भी प्रभावी उतनी है कि नहीं है, और कितने समय तक है। तो ये मानना है कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने कहीं नहीं गए, लेकिन उसके आगे जैसे समय बढ़ेगा फिर उसको भी बढ़ाया जा सकता है। और अगर ऐसा लगेगा कि 8, 10 महीने, 12 महीने में इसका असर कम हो रहा है, तो एक बूस्टर डोज दी जा सकती है। ये जो चीज है ये कई वैक्सीन के साथ करी जा सकती है। तो कुछ वैक्सीन हमारी ऐसी होती है, आप एक बार दीजिए, जिंदगी भर आपको उससे फायदा होगा। कुछ ऐसी होती हैं जो हर साल लगाई जाती हैं। तो हो सकता है कि ये जो वैक्सीन है, जो साइंस को मद्देनजर रखते हुए ये कह सकते हैं कि हो सकता है ये ऐसी वैक्सीन हो जिसका कि 1 साल बाद बूस्टर की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये समय के साथ जो रिसर्च होगी उससे खुलासा होगा। सर, जो ये तीसरी लहर है, ये वैसे कब तक आ सकती है? अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, या 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद? इसके बारे में कुछ बताएं, क्या आपका मानना है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो लहर है वो अपने आप में नहीं आती है, क्योंकि जो प्रिडिक्शंस हैं, काफी मैंने प्रिडिक्शंस पढ़ी हैं जो हमारे देश में भी हुई हैं, दूसरे देशों में भी हुई हैं, और दूसरे देशों ने हमारे देश के बारे में भी करी हैं। अब देखिए, एक प्रिडिक्शन है, एक बड़ी फेमस एजेंसी है IHME, उन्होंने करी थी 21 मई को इस साल, कि हमारे देश में 10 लाख से ज्यादा मौतें होंगी कोविड से 1 अगस्त से पहले। मतलब वो बड़ी अच्छी उनकी प्रिडिक्शन, बड़ी अच्छी उनकी रेपुटेशन है। लेकिन आप जब उसकी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उस रिपोर्ट में दिखता है कि ये जो प्रिडिक्शन है, ये हमने 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में जो कोविड का डेटा था हमारे यहाँ भारतवर्ष में, उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करी है। ऐसी एक प्रिडिक्शन आई थी जिसमें आया था कि 40,000 केस आएंगे और 9,000 आएंगे। उसकी मैंने रिपोर्ट पूरे इंटरनेट पे देखी है, कहीं पे नहीं है कि किस बेसिस पे प्रिडिक्शन करी है। सिर्फ आप जैसे मीडिया लोगों ने लिखा है कि वो कितना सेकेंड वेव में केस आए थे या अस्पताल में दाखिल हुए थे या ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई थी, उसको हम 1/3 से बढ़ा दें या 2/3 से बढ़ा दें, उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन है। मेरा ये मानना है कि ये जो प्रिडिक्शंस हैं, इसमें एक जो वेरिएबल है वो होता है कि जो कोविड वायरस है उसका म्यूटेशन किस तरह का होगा। म्यूटेशन तो हो ही रहा है, ज्यादातर म्यूटेशन हमको दिक्कत नहीं कर रहे हैं। देखिए, 1.5 साल में 5-6 म्यूटेशन कोई ज्यादा वेरिएंट ऑफ कंसर्न बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कौन सा म्यूटेशन होगा ये किसी प्रिडिक्शन में नहीं आ सकता है। तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो प्रिडिक्शन है
वो सिर्फ इसी बेसिस पे अगर हम करते हैं कि सेकेंड लहर इतनी है उसको हम एस्केलेट कर दे 30%, तो ये तो नेवर एंडिंग हो जाएगा, तीसरी भी आएगी, चौथी भी आएगी, पांचवी भी आएगी, छठी आएगी, ऐसा नहीं है। जो इसका बेसिक फाउंडेशन होता है वो कोविड का जो वायरस है उसका म्यूटेशन कितना है और आपकी पॉपुलेशन कितनी है जो ससेप्टेबल है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। सेकेंड वेव जो आई थी, दूसरी लहर आई थी, बड़ी तीखी आई थी, बड़ा नुकसान करके गई है, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा हमें एक लेसन भी पढ़ा के गई है और एक हमें प्रोटेक्शन भी दे के गई है, क्योंकि जिसको इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी थोड़ी प्रोटेक्शन होती है। तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि थर्ड वेव की जो प्रिडिक्शन है वो बड़ी कठिन चीज है, लेकिन वेव आए या ना आए, अगर कोविड की तीसरी वेव नहीं आएगी, कोई और वेव आएगी, डेंगू आएगा, चिकनगुनिया आएगा, मलेरिया आएगा, इन्फ्लुएंजा आएगा, राइनो वायरस आएगा, बहुत सारे आएंगे। उन सब के बचाव के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये जो सोशल वैक्सीन है, सोशल डिस्टेंसिंग या मास्किंग, ये बड़ी कारगर चीज है, सिर्फ कोविड के एक थर्ड वेव के लिए नहीं, ये किसी भी बीमारी के थर्ड वेव के लिए। दूसरी चीज जो है, हमको जो तैयारी करनी है तरुण जी, हमको सिर्फ कोविड से नहीं बचाव करना है, हमारे लिए और बीमारियां भी हैं। हर रोज जो है हमारे देश में तकरीबन ये मानिए कि 4000 लोग रोज के हार्ट डिजीज से मरते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज मैंने बताया, फेफड़ों की जो है 2500-3000 हजार हो जाते हैं। जो डायरिया होता है, जो पेचिश लगती है, उससे 2000 होते हैं। टीबी से 1500 1-1500 के बीच में होते हैं। तो ये जो चीजें हैं इससे भी हमें बचाव करना है। तो हमें दो तरह के बचाव करने हैं। एक, ये कोविड के अलावा जो बीमारियां उससे बचाव करना है, जिसमें सोशल वैक्सीन भी है, हवा की स्वच्छता भी है, पानी की स्वच्छता भी है, हाइजीन भी है, खाने पीने का ठीक ध्यान रखना है, योगा, व्यायाम, वर्जिश करनी है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी दुरुस्त रहे, एक्टिविटी ठीक रहेगी तो दुरुस्त रहेगी। और दूसरी चीज जो करनी है, जो वेव के बारे में है, इसको हम कहते हैं, ये अपने आप उतर के आती है, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल डिजास्टर, क्योंकि बायोलॉजिकल है कोविड। बायोलॉजिकल डिजास्टर को प्रिडिक्ट करने का एक तरीका होता है जिसको कहते हैं हम सर्वेलेंस, सेंटिनल सर्वेलेंस। तो जो ये हमारी वेव जा रही है, जो थोड़े बचे हुए केस जा रहे हैं, इनका एनालिसिस सीक्वेंसिंग करके ये देखते हैं कि इसमें जो म्यूटेशन है वो कितने ज्यादा जुड़ रहे हैं। जैसे अभी एक डेल्टा प्लस का म्यूटेशन आ गया, वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न अभी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ और जुड़ गया तो कंसर्न भी हो सकता है। यानी सेंटिनल लहर को रोका जा सकता है, तो सेंटिनल, ये साइंस विज्ञान ही करेगा। सेंटिनल सर्वेलेंस को आप करते जाएं और जहां लगे कि कुछ दिक्कत है वहां पे को लगाएं। दूसरा चीज, आप जो है लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करिए, क्योंकि वैक्सीन एक बड़ा अच्छा माध्यम है जिससे कि बचाव होता है। तीसरा, अच्छी डाइट, न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट, स्वच्छ वातावरण दीजिए और उनको हेल्दी लिविंग के लिए, जीवन शैली के लिए वो प्रावधान दीजिए जिससे कि वो रह सकती है। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जिससे कि हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और बचाव भी कर सकते हैं। सिर्फ कोविड की तीसरी लहर का नहीं, किसी भी बीमारी के, माइक्रोब के पहली लहर का या 100वीं लहर का हम बचाव कर सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जिस चीज का फाउंडेशन अभी हमें थोड़ा सा पक्का नहीं लगे, तो उससे जो है हमें एक भय नहीं फैलाना चाहिए, ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये वेव आ सकती है, कोविड से भी आ सकती है, किसी और से भी आ सकती है, लेकिन इसमें बड़ा दायरा है कि बायोलॉजिकल डिजास्टर को हम कैसे प्रिडिक्ट करें। और उसके लिए तरीका, जैसे मैंने बताया कि सेंटिनल सर्वेलेंस है, फ्लैगिंग आउट ऑफ अनयूजुअल चीज है, जो डॉक्टर्स इलाज करते हैं उनको लगे कि कुछ भिन्न चीज आ रही है तो अलग चीज है, और वातावरण दे जिससे कि बचाव होता रहे। आपने जो बताया सोशल वैक्सीन जो है, अगर वो लोग नियमित रूप से अपनाएं और कोविड बिहेवियर का पालन करें तो तीसरी लहर को क्या रोका जा सकता है? तीसरी लहर से जो हानि होनी है उसको रोका जा सकता है। वायरस का काम है म्यूटेट करना, ऐसा कि कहीं पे आए। देखिए वायरस, ये जो कोविड का वायरस है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ये कोविड वायरस बैट्स के चमगादड़ के अंदर रहता है, बाकी बर्ड्स में भी रहता है, बाकी के जो एनिमल उसमें रहता है, लेकिन ज्यादातर बैट्स में रहता है, चमगादड़ में। 3000 इसके वेरिएंट हैं जो कि चमगादड़ के अंदर रहते हैं। उनको बीमारी नहीं करते हैं, बस उनके अंदर पनपते हैं, और कभी गलती से बाहर निकल आए और इंसान को करें तो वो दिक्कत करते हैं। हमको जो करना है,
हम उसके जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेशन आ रहे हैं, उसको नहीं रोक पाएंगे। हम 2002 में भी नहीं रोक पाए, 2012 में भी नहीं रोक पाए, 2019 में भी नहीं रोक पाए। लेकिन हमको अपना बचाव करना है कि अगर वो वेरिएंट आए, वो एक जैसे सुनामी आती है, वो जो हमारे तट पे वो साइक्लोन आते हैं, वो छू के निकल जाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम अपना बचाव करते हैं, वो समय के साथ निकल जाता है। तो तीसरी वेव का अगर वेरिएंट आता है, वो आके बस निकल जाए बिना डैमेज करे, उसके लिए सोशल वैक्सीन ही एक रास्ता है, मेडिकल वैक्सीन दूसरा रास्ता है। हाँ सर, जो बताया ये भी जा रहा है कि जो तीसरी लहर है उसमें सबसे ज्यादा जो है बच्चे प्रभावित होंगे। ऐसा कुछ आंकड़ा आपके पास है या कुछ बताना चाहेंगे कि तीसरी लहर किस किस को नुकसान? अनफॉर्चुनेटली तरुण जी, हमारे पास जो आंकड़े हैं ना, वो किसी के वेबसाइट पे दिखते नहीं है। तो जब बताए जाते हैं तभी पता चलते हैं। अभी भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही घोषणा करी है कि जो दूसरी लहर में जो बच्चों के ग्रस्त होने की संख्या थी, वो उतनी थी जितनी की पहली लहर में। उनके सिम्टम्स कम होते हैं, लेकिन तादाद उनकी उतनी थी। लेकिन ये जब उन्होंने घोषणा करी थी, उससे पहले प्रेडिक्शन आ चुकी थी, और वो प्रेडिक्शन ये मान के चल रही थी कि इस बार जो है यंग लोग ज्यादा अफेक्ट हुए थे और उसमें बच्चे ज्यादा अफेक्ट हुए थे। तो उसके बेसिस पे जब उसको एक्स्ट्रापोलेट करा गया, तो ये कहा गया कि थर्ड वेव में, तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा रूप में ग्रस्त होंगे। लेकिन आप अगर आंकड़ों को आप देखें, जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, वो बिल्कुल साफ साफ दर्शाते हैं कि बच्चों में जो प्रकोप, इसके बीमारी होने के रिस्क है, वो पहली लहर के बराबर था। तो कोई कारण नहीं है कि तीसरी लहर में ज्यादा जाए। और दोनों लहर में, पहली में भी और दूसरी में भी, बच्चों में बीमारी होती है, लेकिन बीमारी जो निकल के आती है सीवियर वाली, वो इतनी नहीं होती है। तो अगर लहर आती भी है, तो इसका कोई कारण मानने का नहीं है कि वो बच्चों में ज्यादा आएगी। बच्चों में बीमारी होती है, उनकी अलग तरह की बीमारी होती है, लेकिन वो आईसीयू में जाएंगे और उनको बहुत दिक्कत होगी, ऐसी कोई आंकड़ों से ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती है। अगर होगी, उतनी प्रोपोर्शन में ही होगी जितनी प्रोपोर्शन में अभी तक हमने देखी है। क्या बच्चों को लेकर भी कोई वैक्सीन आ सकती है जल्दी, ऐसी कुछ उम्मीद? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल उठाया, बड़ा अच्छा सवाल उठाया। देखिए, जो ये वैक्सीन आई है, बहुत तरह की वैक्सीन आई है कोविड के लिए, और हमारे देश में 2 आ गई है, 2 की और 3 आ गई है, और 2 की और रिसर्च चल रही है जो कि आई जाएगी, और सब भिन्न भिन्न तरीके की आई है। ये वैक्सीन इतनी कारगर है कि कोई कारण नहीं है कि ये बच्चों में किसी में नहीं हो। अब होता क्या है कि वैक्सीन तो मैंने बताया कि वो जल्दी बना देते हैं, लेकिन रिसर्च करके देखना पड़ता है कि जैसे गर्भवती महिलाओं में रिसर्च नहीं हुई थी, हम कैसे दे दें जब तक कि रिसर्च नहीं हो। ऐसे ही बच्चों में रिसर्च नहीं हुई थी। ये हमको कोई कारण नहीं नजर आता कि ये जो वैक्सीन है गर्भवती महिलाओं में या बच्चों में कारगर नहीं होगी, ये कारगर होनी चाहिए। लेकिन इसको दिखाने के लिए एक स्टडी करनी पड़ती है, जिसमें कि ये कहते हैं कि बच्चों में एक कारगर भी है और कोई साइड इफेक्ट भी ऐसे नहीं करती है कि जिसके लिए ना इस्तेमाल करें। अब अमेरिका ने mRNA की जो वैक्सीन है, उसको जो है बच्चों में ट्राई करा, 15 साल में करा, 12 साल में करा, और ये जो जितनी उनमें ट्रायल आई हैं, उसमें ये आया है कि वो ठीक ठाक काम करती है। तो ये मानने का कोई कारण नहीं है कि ये वैक्सीन बच्चों में कारगर होगी, प्रभावी होगी, लेकिन वो जब रिसर्च आ जाएगी, क्लिनिकल ट्रायल्स इसको कहते हैं, तो उसके बाद इनका इस्तेमाल शुरू हो सकता है। एम्स में चल रहा है सर? जी। एक आखिरी सवाल मेरा, आपने काफी लंबा वक्त दिया। अगर लहर आती है तो एलएनजेपी लोकनायक, जो कि सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है, वो कितना तैयार है लहर से निपटने के लिए? देखिए तरुण जी, लोकनायक अस्पताल कोविड के लिए देश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रहा है, और ये कभी अपने जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटा है, 100%, और जो जो जरूरत पड़ी वैसे वैसे करी। जब दूसरी लहर आई थी, वो एक सुनामी की तरह थी, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि क्या क्या होगा, उसके बावजूद भी सब कुछ देखा गया। लेकिन उससे सीख लेके अब जो तीसरी लहर के बारे में आंकड़े लगाए जा रहे हैं, उनको देखते हुए दिल्ली सरकार ने और लोकनायक ने इतना मजबूत इंतजाम करा है कि उस लहर को भी वो आराम से अब झेल लेंगे। तो उसमें जो इंतजाम है वो बहुत अच्छे सक्षम रूप के हैं। सिर्फ वो फिजिकली नहीं है, बट वो
प्लानिंग में भी बड़े अच्छे रूप से कर गए हैं कि अगर ये होगा तो ये करना है, वो होगा तो वो करना है। और ये बड़ी अच्छी चीज है कि ये जो बायोलॉजिकल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको एक तरह से कार्यवंत करा जा रहा है सेकेंड वेव के बाद। और तीसरी लहर अगर आती है, कभी आती है, उसको झेलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पंजाब बचाव फिर भी जरूरी है कि लहर आए हम बचाव करें, वो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार सर। धन्यवाद अरुण जी, मुझे मौका देने के लिए।